नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 9 गुरुत्वाकर्षण। अध्याय 7-8 में हमने वस्तुओं की गति के बारे में तथा बल को गति के कारक के रूप में अध्ययन किया। हमने सीखा है कि किसी वस्तु की चाल या गति की दिशा बदलने के लिए बल की आवश्यकता होती है। हम सदैव देखते हैं कि जब किसी वस्तु को ऊंचाई से गिराया जाता है तो वह पृथ्वी की ओर गिरता है। जब हम जानते हैं कि सभी ग्रह सूर्य चारों ओर चक्कर लगाते हैं, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इन सभी अवस्थाओं में वस्तुओं पर, ग्रहों पर, चंद्रमा पर लगने वाला कोई बल अवश्य होना चाहिए। आइजैक न्यूटन तथ्य को समझ गए कि इन सभी के एक ही बल उत्तरदायी है। इन बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इस अध्याय में हम गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षणीय सर्वाधिक नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। हम पृथ्वी के ऊपर गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव को अंतर्गत वस्तुओं की गति पर विचार करेंगे। हम अध्ययन करेंगे कि किसी वस्तु का भार एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस प्रकार परिवर्तित होता है। द्रवों में वस्तुओं की परिवहन की शर्तों के बारे में हम विचार विमर्श करेंगे। गुरुत्वाकर्षण। हम जानते हैं कि चंद्रमा का पृथ्वी का चक्कर लगाता है। पृथ्वी किसी वस्तु को जब ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वह कुछ ऊंचाई पर ऊपर की ओर पहुंचती है और फिर नीचे की ओर गिरने लगती है। कहते हैं कि जब न्यूटन पेड़ के नीचे बैठे थे तब सेब ऊपर गिरा। सेब के गिरने की प्रक्रिया ने न्यूटन को सोचने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने सोचा कि यदि पृथ्वी सेब को अपनी ओर आकर्षित करती है तो क्या यह चंद्रमा को आकर्षित नहीं कर सकती? क्या दोनों स्थितियों में वही बल लगता है? उन्होंने अनुमान लगाया कि दोनों अवस्थाओं में एक ही प्रकार का बल उत्तरदायी है। उन्होंने तर्क दिया कि अपनी कक्षा में प्रत्येक बिंदु पर चंद्रमा किसी सरल रेखीय पथ पर गति नहीं करता है, वरन पृथ्वी की चारों ओर गिरता रहता है। अतः आवश्यक है कि वह पृथ्वी द्वारा आकर्षित होता है, लेकिन हम वास्तव में चंद्रमा को पृथ्वी की ओर गिरते हुए नहीं देखते। धागे को छोड़ने से पहले पत्थर एक निश्चित चाल से वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा था तथा प्रत्येक बिंदु पर उसकी गति की दिशा बदलती दिशा में वेग परिवर्तन तथा त्वरण सम्मिलित है। जिस बल के कारण त्वरण होता है उसे वस्तु का वृत्ताकार या गतिशील रखता है या बल केंद्र की ओर रखता है। इस बल को अभिकेंद्र बल कहते हैं। इस बल की अनुपस्थिति में पत्थर एक सरल रेखा में मुक्त रूप से गतिशील हो जाता है। यह भी सरल रेखीय वृत्तीय पथ पर स्पर्श रेखा होगी। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति अभिकेंद्र बल के कारण होती है। अभिकेंद्र बल पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण मिल पाता है। यदि ऐसा कोई बल ना हो तो चंद्रमा एक समान गति से सरल रेखीय पथ पर चलता रहेगा। गति के तीसरे नियम के अनुसार सेब से पृथ्वी को आकर्षित करता है, लेकिन पृथ्वी गति एक दूसरे के नियम के अनुसार किसी भी दिए हुए बल के लिए त्वरण वस्तु के द्रव्यमान में व्युत्क्रमानुपाती होता है। पृथ्वी की अपेक्षा सेब का द्रव्यमान नगण्य है, इसलिए हम पृथ्वी को सेब की ओर गति करते नहीं देखते हैं। इसी तर्क का विस्तार यह जानने के लिए कीजिए कि पृथ्वी चंद्रमा की ओर गति क्यों नहीं करता। हमारे सौर परिवार में सभी ग्रह परिक्रमा करते हैं। पहले की बात तर्क करते हैं। हम जान सकते हैं कि सूर्य तथा चंद्रमा के बीच एक बल विद्यमान है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर न्यूटन ने निष्कर्ष निकाला कि पृथ्वी सेब और चंद्रमा को आकर्षित नहीं करते, बल्कि विश्व के सभी पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। वास्तव में बीच में आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। गुरुत्वाकर्षण बल का सर्वत्र नियम। विश्व का प्रत्येक पिंड प्रत्येक अन्य पिंड को एक बल से आकर्षित करता है जो दोनों पिंडों के द्रव्यमानों का गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में लगता है। F बराबर G M d2। मान लीजिए M द्रव्यमान की दो पिंड A B एक दूसरे से दी दूरी पर स्थित हैं। मान लीजिए दोनों पिंडों के बीच आकर्षण बल या गुरुत्वाकर्षण सर्वाधिक नियम दोनों पिंडों के बीच लगने वाले बल
गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम अनेक ऐसी घटनाओं को सफलतापूर्वक व्याख्या करता है जो असंबद्ध मानी जाती हैं। मुक्त पतन। मुक्त पतन का अर्थ जानने के लिए आइए इस क्रियाकलाप को करें। हम जानते हैं कि पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी इस आकर्षण बल को गुरुत्वीय बल कहते हैं। अतः जब वस्तु पृथ्वी की ओर किसी गति के कारण गिरती है तब हम इन्हें वस्तु का मुक्त पतन में है कि वस्तु मुक्त पतन में है। क्या गिरती हुई वस्तुओं के वेग में कोई परिवर्तन होता है? गिरते हुए समय वस्तु की गति की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन पृथ्वी के आकर्षण का कारण वेग में परिमाण के परिवर्तन में परिवर्तन होता है। वेग में कोई भी परिवर्तन त्वरण को उत्पन्न करता है। जब भी वस्तु पृथ्वी की ओर गति करती है त्वरण कार्य करता है। यह त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण होता है, इसलिए त्वरण को पृथ्वी के गुरुत्वीय बल कारण त्वरण तथा गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसे जी निर्देशित करते हैं मात्रक जो त्वरण के अर्थात है मीटर सेकंड स्क्वायर। गुरुत्वीय त्वरण जी के मान का परिकलन। गुरुत्वीय त्वरण जी के मान का परिकलन करें। पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के प्रभाव को वस्तुओं की गति यह समझने के लिए क्या सभी वस्तुएं खोखली या ठोस बनी छोटी किसी ऊंचाई समान दर से गिरेंगी। आइए इस क्रियाकलाप करें। हम जानते हैं कि मुक्त पतन वस्तु का त्वरण अनुभव करती है। समीकरण 9.9 से वस्तु द्वारा अनुभव किया जाने वाला यह त्वरण उनके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। इसका अर्थ हुआ कि सभी वस्तुएं खोखली या ठोस बड़ी या छोटी एक दूसरे पर से नीचे गिरती हैं। एक कहानी के अनुसार विचार की पुष्टि में गैलीलियो ने इटली में पीसा की झुग्गी में मीनार के से भिन्न वस्तुओं को गिराया। द्रव्यमान हमने पिछले अध्याय में पढ़ा है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होता है। हमने यह भी सीखा है कि जितना अधिक वस्तु का द्रव्यमान होगा उतना ही अधिक उसका जड़त्व होगा। किसी वस्तु का द्रव्यमान उतना रहता है चाहे वह पृथ्वी पर हो या चंद्रमा पर व फिर अंतरिक्ष में। इस प्रकार वस्तु का द्रव्यमान स्थिर रहता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी नहीं बदलता है। भार। हम जानते हैं प्रत्येक वस्तु एक निश्चित बल से आकर्षित होता है और यह बल वस्तु के द्रव्यमान पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण पर निर्भर करता है। किसी वस्तु का भार वह बल के जिसमें वह पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है हमें ज्ञात है। हम जानते हैं किसी दिए हुए स्थान पर जी का मान स्थिर रहता है, इसलिए किसी दिए हुए स्थान पर वस्तु का भार द्रव्यमान m समानुपाती होता है, अर्थात W/m। यही कारण है कि दिए हुए स्थान पर हम वस्तु के भार को उसके द्रव्यमान की माप के रूप में उपयोग कर सकते हैं। किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार। हमने सीखा है कि पृथ्वी पर उनके वस्तु का भार वह बल जिससे पृथ्वी उस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसी प्रकार चंद्रमा पर भी वस्तु पर भार वह बल है जिससे चंद्रमा उस वस्तु को आकर्षित करता है। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा कम है, इसी कारण चंद्रमा वस्तुओं को कम आकर्षण बल लगाता है। प्रणोद तथा दाब। क्या कभी आपने सोचा है कि ऊँट रेगिस्तान आसानी से दौड़ पाते हैं? सेना का टैंक जितना एक भार 1000 टन से भी अधिक होता है, एक सतत चेन पर क्यों टिका रहता है? किसी ट्रक या बस टायर अधिक चौड़े क्यों होते हैं? कटे हुए औजारों की धार तेज क्यों होती है? इन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए इसमें शामिल परिघटनाओं को समझने के लिए दी गई वस्तु पर एक विशेष दिशा लगने वाले नेट बल तथा प्रति एकांक क्षेत्र पर लगने वाले बल की धारणा को परिचय कराना सहायक होगा। प्रणोद तथा बल अर्थ समझने के लिए आइए निम्न स्थितियों पर विचार करें।
आप पढ़ चुके हैं कि भार ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे की ओर लगने वाला बल है। यह बल रेत की सतह से लंबवत लगता है। किसी वस्तु की सतह पर लंबवत लगने वाले बल को प्रभाव कहते हैं। जब आप स्थिर रेत में खड़े होते हैं तो बल अर्थात आपके शरीर पर भार आपके पैर के क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्रफल पर लगता है। जब आप लेट जाते हैं तो वह बल आपके पूरे शरीर के संपर्क क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्रफल पर लगता है कि आपके पैर के क्षेत्रफल से अधिक है। दाब प्रणोद बटे क्षेत्रफल। तरलों में दाब। सभी द्रव गैस तरल हैं। ठोस अपने भार के कारण किसी तरह सतह पर दाब लगाता है। इसी कारण तलों में भी भार होता है। तब वो इस बर्तन में रखे जाते हैं। उनके आधार दीवारों पर दाब लगाते हैं। किसी परिरुद्ध द्रव्यमान के तरल पर लगने वाला बल सभी दिशाओं में बिना घटे संचित होता रहता है। उत्प्लवकता। क्या आप कभी किसी तालाब में तैरे हैं और आपने स्वयं कुछ हल्का अनुभव किया है? क्या कभी आपने किसी कुएं के पानी खींचा है और अनुभव किया है कि जब पानी में भारी बाल्टी कुएं के पानी से बाहर निकाली जाती है तो अधिक भारी लगती है? क्या आपने कभी सोचा है कि लोहे स्टील से बना जलयान समुद्र के पानी में क्यों नहीं डूबता, लेकिन उतनी ही मात्रा का लोहा तथा स्टील आदि चादर रूप में हो तो वह डूब जाएगा? इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए उत्प्लवकता के बारे में जानना आवश्यक है। उत्प्लवकता का अर्थ समझने के लिए आइए क्रियाकलाप करें। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल बोतल पर नीचे की ओर दिशा में लगता है। इसके कारण बोतल नीचे की ओर खींचती है, लेकिन पानी बोतल पर ऊपर की ओर बल लगाता है, अतः बोतल ऊपर की दिशा में धकेली जाती है। आप पढ़ चुके हैं कि वस्तु का भार पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है। जब बोतल डुबोई जाती है तो बोतल पर पानी द्वारा लगने वाला बल ऊपर की ओर दिशा में बल इसके भार से अधिक है, इसलिए इसे छोड़ने में यह ऊपर उठती है। बोतल को पूरी तरह डुबोए रखने के लिए पानी के द्वारा बोतल पर ऊपर की ओर लगाने वाले बल को संतुलित करना पड़ेगा। इसके नीचे की दिशा लगने वाले बाहरी बल को लगाकर प्राप्त किया जा सकता है। यह बल कम से कम ऊपर की ओर लगने वाले बल तथा बोतल के भार के अंतर के बराबर होना चाहिए। पानी की सतह पर रखने पर वस्तु तैरती या डूबती है? इस प्रश्न का उत्तर आइए निम्न क्रियाकलाप से लें। कील डूब जाती है। कील पर लगने वाला बल पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल के नीचे की ओर खींचता है। पानी कील पर उत्प्लावक बल लगाता है जो इसे ऊपर की दिशा में धकेलता है, लेकिन कील पर नीचे की ओर लगने वाले बल कील पर पानी द्वारा लगाए गए बल उत्प्लावक बल के अधिक होता है, इसलिए यह डूब जाती है। कर्क तैरता है जबकि कील डूब जाती है। ऐसा उसके घनत्व में अंतर के कारण होता है। किसी द्रव पदार्थ का घनत्व उसके एकांक आयतन और द्रव्यमान को कहते हैं। कार्क का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। इसका अर्थ यह है कि कर्क पर पानी का उत्प्लावक बल कर्क के भार से अधिक है, इसलिए यह तैरता है। लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक है। इसका अर्थ यह है कि लोहे की कील का पानी का उत्प्लावक बल लोहे की कील के भार से कम है, इसलिए यह डूब जाती है। आर्किमिडीज का सिद्धांत। आप देखेंगे जैसे ही पत्थर को धीरे धीरे पानी में नीचे ले जाए जाते हैं, डोरी की लंबाई में या तुला में पाठ्यांक में भी कमी आती है। यद्यपि जब पत्थर पानी में पूरी तरह डूब जाता है तो उसकी कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देता है। डोरी के प्रसार की तुलना में माप की कमी में आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? जानते हैं रबर की डोरी की लंबाई परिवर्तन या तुला पाठ्यांक में वृद्धि पत्थर के भार के कारण होती है, क्योंकि पत्थर को पानी में डूबने पर इन सिद्धांत विधियों में कमी आ जाती है। अर्थात इसका अर्थ है कि पत्थर के ऊपर दिशा में कोई बल लगता है। इसके परिणाम स्वरूप रबर की डोरी पर लगने वाले बल नेट बल कम हो जाता है और इसलिए लंबाई में वृद्धि में भी कमी आ जाती है। जैसा कि पहले चर्चा में की जा चुकी है, पानी द्वारा ऊपर की ओर लगाया गया बल उत्प्लावक बल कहलाता है।
आपने क्या सीखा?